हाँ जी, नमस्कार मित्रों। मैं आप सब लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर हूँ, सुनील बिश्नोई। और आज क्लास लेके आया हूँ साइंस विद बायोलॉजी की। तो हम पढ़ेंगे साइंस बायोलॉजी में सबसे पहला जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है कोशिका। क्या नाम है मित्रों? कोशिका। और इसी कोशिका को कहा जाता है सेल। क्या कहा जाता है? सेल। अब बात करते हैं कि सेल या कोशिका होती क्या है। तो विद्यार्थियों, सेल या कोशिका सजीवों के शरीर की क्या होती है मित्रों? ये मूलभूत इकाई होती है। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। अर्थात कोशिका शरीर की क्या होती है? मूलभूत इकाई होती है। तो हम अगर बात करें कोशिका सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई कैसी होती है, क्योंकि मित्रों हमेशा समान कार्य करने वाली कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? ऊतक का। किसका निर्माण करती है? ऊतक का। इसी ऊतक से किसका निर्माण होता है? अंग का। और अंग से किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र का। और मित्रों अंग तंत्र से किसका विकास होता है? शरीर का। तो यहां पर हमारे सामने निष्कर्ष क्या निकल रहा है मित्रों? शरीर की मूलभूत इकाई का नाम क्या है? कोशिका है। क्या है शरीर की मूलभूत इकाई का नाम? कोशिका। और शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र पाए जाते हैं। अर्थात मित्रों पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, गमन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र इत्यादि पाए जाते हैं। अब ये जो अंग तंत्र हैं, इनमें विभिन्न क्या पाए जाते हैं? अंग। और अंगों का निर्माण किससे होता है? ऊतकों से। और ऊतकों का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थियों, कोशिका की खोज किन वैज्ञानिकों ने की? ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की? तो सबसे पहले कोशिका की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन वैज्ञानिकों का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की थी विद्यार्थियों? कोशिका की खोज की थी। और इन्होंने कोशिका की खोज की थी 1665 में। इन्होंने कोशिका की खोज कब की थी? 1665 में। और इनके द्वारा जो कोशिका खोजी गई, वो कोशिका वास्तव में जीवित नहीं थी मित्रों। कैसी कोशिका थी विद्यार्थियों? मृत कोशिका थी। इनके द्वारा जो कोशिका खोजी गई वो वास्तव में जीवित कोशिका नहीं थी। क्या थी मित्रों? मृत कोशिका थी। और ये जो वास्तव में जो मृत कोशिका क्या थी विद्यार्थियों? कोशिका भित्ति थी। इनके द्वारा सबसे पहले जो खोजी गई वो क्या थी? कोशिका भित्ति थी। अर्थात रॉबर्ट हुक के पास इतना अच्छा माइक्रोस्कोप डेवलप्ड नहीं था कि वो अंदर की संरचनाएं देख पाए। इसलिए इनको केवल क्या दिखाई दिया? बाहर का स्तर ही नजर आया, अंदर इनको कुछ दिखाई दिया ही नहीं। जबकि क्या वास्तव में ये बात सही है क्या कि केवल जो सेल वॉल पाई जाती है, अंदर कुछ होता ही नहीं है? नहीं मित्रों, अंदर विद्यार्थियों बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम, राइबोसोम, स्पीरियोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम, काइनेटोसोम, जो केंद्रिका, ऐसे बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों इन सब कोशिकांगों के बारे में कौन नहीं जानते थे? रॉबर्ट हुक जानते नहीं थे। लेकिन फिर भी बात करते हैं तो विद्यार्थियों रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की, तो इन्होंने सबसे पहले विद्यार्थियों किस पादप पर प्रयोग किया? उस पादप का नाम था विद्यार्थियों, स्पेशल नाम क्या था मित्रों? इसकी इन्होंने जो स्लाइड देखी, इन्होंने विद्यार्थियों क्या देखी? इसकी स्लाइड देखी। और जब इन्होंने इसकी स्लाइड देखी तो स्लाइड में क्या देखा? मधुमक्खी के छत्ते के समान प्रकोष्ठ नजर आए। इनको क्या नजर आए? मधुमक्खी के छत्ते के समान प्रकोष्ठ नजर आए। और इनको तो विद्यार्थियों मधुमक्खी के छत्ते के समान जो प्रकोष्ठ नजर आए, तो इन्होंने इसका नाम दिया विद्यार्थियों सेलूला। क्या नाम दिया? सेलूला। और यही सेलूला आगे चलकर क्या कहलाया विद्यार्थियों? सेल कहलाया। यही सेलूला आगे चलकर क्या कहलाया? सेल कहलाया। तो बात करते हैं सबसे पहले सेल की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक था। और ये वास्तव में सेल जीवित नहीं थी। कैसी थी मित्रों? विद्यार्थियों मृत कोशिका थी। अब बात आती है कि इन्होंने जो इसकी खोज की थी, इसका वर्णन विद्यार्थियों किस पुस्तक में किया था? उस पुस्तक का नाम था मित्रों माइक्रोग्राफिया। पुस्तक का नाम क्या था विद्यार्थियों? माइक्रोग्राफिया पुस्तक में इन्होंने इसका चित्रों सहित क्या किया? वर्णन किया। अब बात आती है विद्यार्थियों जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। तो बात करते हैं विद्यार्थियों जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले कौन से वैज्ञानिकों ने की थी? उन वैज्ञानिकों का नाम क्या था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। ये बहुत ही विद्यार्थियों अच्छे वैज्ञानिक थे।
इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका जो खोजी थी, उस कोशिका का नाम क्या था मित्रों? जीवाणु कोशिका था। क्या था? जीवाणु कोशिका। और इन्होंने इसकी खोज कब की थी? 1674 में की। कब की थी? 1674 में। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी, उसकी खोज कब की गई? 1665 में। और सबसे पहले जो जीवित कोशिका की खोज इन्होंने की थी, उनका नाम क्या था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और उन्होंने कौन सी कोशिका खोजी थी? जीवाणु कोशिका। अब बात आती है जीवित कोशिका या जीवाणु कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। मित्रों, इन्होंने जीवाणु कोशिका के अलावा कुछ खोजें और की। इन्होंने जीवाणु कोशिका के अलावा क्या किया? कुछ खोजें विद्यार्थियों, स्पेशल खोजें कौन कौन सी की? इनके द्वारा शुक्राणु की खोज की गई, इसके अलावा आरबीसी की खोज की गई, इसके अलावा विद्यार्थियों प्रोटोजोआ की खोज की गई। इस प्रकार से आपने क्या देखा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक तो कौन सी कोशिका खोजी? या जीवाणु कोशिका खोजी। उसके अलावा कौन सी कोशिका खोजी? शुक्राणु कोशिका। और कौन सी? आरबीसी। और कौन सी? प्रोटोजोआ। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले कौन सी कोशिका खोजी? जीवित कोशिका। इन्होंने इसका वर्णन विद्यार्थियों कौन सी पुस्तक में किया? उस पुस्तक का नाम था द सीक्रेट ऑफ द नेचर। उस पुस्तक का नाम था द सीक्रेट ऑफ द नेचर। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने विद्यार्थियों जीवाणु कोशिका का वर्णन प्रस्तुत किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में कि विद्यार्थियों कोशिका सिद्धांत सबसे पहले ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया? सबसे पहले कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिकों का नाम था स्लाइडेन और स्वान। क्या नाम था? स्लाइडेन और स्वान। इन्होंने क्या दिया था? सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया था। वैज्ञानिक का नाम क्या था? स्लाइडेन और स्वान। यहां पर अपन बात करते हैं विद्यार्थियों, स्लाइडेन जो है, इन्होंने विद्यार्थियों अपना प्रयोग किया था मित्रों पादपों के ऊपर। किसके ऊपर किया था? पादपों के ऊपर। जबकि जो स्वान है, इन्होंने अपना प्रयोग किया था जंतुओं के ऊपर। किसके ऊपर किया था? जंतुओं के ऊपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक है मित्रों स्लाइडेन और स्वान। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है। सबसे पहले कोशिका सिद्धांत विद्यार्थियों जिन वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था, उनका नाम क्या था? स्लाइडेन और स्वान। ठीक बात। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा विद्यार्थियों, चाहे जंतु हो या पादप हो, इनके शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? कोशिका होती है। चाहे जंतु का शरीर हो, चाहे पादप का शरीर हो, इनके शरीर की मूलभूत इकाई कौन होती है? कोशिका होती है। तो यही बात कही इनके अनुसार, जो पादपों व जंतुओं का शरीर जो होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं एवं उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। ये बात किसने कही थी? स्लाइडेन और स्वान ने। लेकिन इन्होंने इसके साथ में एक बात और कही। विद्यार्थियों, स्लाइडेन ने क्या बात बताई? यहां पर स्लाइडेन ने बताया कि हमेशा विद्यार्थियों सबसे पहले बात करते हैं जो प्लांट सेल में या पादप कोशिका में सबसे बाहर का स्तर कहलाता है कोशिका भित्ति। क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। जबकि इन्होंने क्या बताया, एनिमल सेल या जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है। सेल वाल क्या होती है? अब्सेंट होती है। यह बात किन्होंने बताई? स्लाइडेन ने। स्लाइडेन ने कहा कि विद्यार्थियों पादप कोशिकाओं में सबसे बाहर का स्तर कहलाता है कोशिका भित्ति, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल पाई नहीं जाती है, कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है। तो इन्होंने यहां से एक निष्कर्ष निकाला। वो निष्कर्ष क्या निकाला कि चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, इनके शरीर का आंतरिक संगठन लगभग समानता प्रदर्शित करता है। इनके शरीर का आंतरिक संगठन क्या करता है? लगभग समानता प्रदर्शित करता है। अर्थात सबसे ऊपर कौन होता है? कोशिका भित्ति। वो तो सबसे बाहरी स्तर होता है। आंतरिक संगठन में कौन आता है विद्यार्थियों? कोशिका झिल्ली आती है, जीव द्रव्य आता है, कोशिका द्रव्य आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम, केंद्रक, ये सब क्या करते हैं? लगभग समानता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं।
तो यहां से आपने क्या समझा? यहां से पहली बात आती है, जो कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम था स्लाइडेन और स्वान। क्या नाम था? स्लाइडेन और स्वान। इन्होंने क्या बताया, चाहे ये पादप हो चाहे जंतु हो, इनके शरीर की मूलभूत विद्यार्थियों जो हम बात करते इकाई होती है, उस इकाई का नाम क्या होता है? कोशिका होता है। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ विद्यार्थियों बॉडी। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया, जो स्लाइडेन और स्वान ने, कि सबसे पहले बात करते हैं जो प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में सबसे बाहर का स्तर क्या कहलाता है? सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहलाता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल पाई नहीं जाती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती। अर्थात इनका आंतरिक संगठन लगभग क्या करता है? समानता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट बात, अब बात आती है विद्यार्थियों कोशिका सिद्धांत का। उसके बाद में जो एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। वैज्ञानिक का नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चो। और इस वैज्ञानिक ने क्या किया? कोशिका सिद्धांत के रूप को जब परिवर्तित कर दिया। जो वैज्ञानिक है रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने कोशिका सिद्धांत के रूप को क्या कर दिया विद्यार्थियों? परिवर्तित कर दिया। अर्थात कोशिका सिद्धांत को जो चेंज किया, उसमें कुछ क्या किए विद्यार्थियों? नए सुधार किए। इसमें इन्होंने बताया कि जो नवीन कोशिका का निर्माण, हमेशा जो विद्यार्थियों नई कोशिका बनती है उसका निर्माण किससे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों, नवीन कोशिका का निर्माण किस कोशिका से होता है विद्यार्थियों? हमेशा जो शरीर की विद्यार्थियों पुरानी कोशिका होती है। कौन सी कोशिका? शरीर की जो पुरानी कोशिका होती है, इसके विभाजन से किसका निर्माण होता है? नवीन कोशिका का निर्माण होता है। अर्थात शरीर के विद्यार्थियों हमेशा शरीर के अंदर कौन सी कोशिकाएं होती है? हमेशा एक नियम है विद्यार्थियों, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अर्थात इस संसार के अंदर जो आया है उसको एक दिन क्या बनना पड़ेगा विद्यार्थियों? उसको विद्यार्थियों एक दिन हमेशा ओल्ड बनना पड़ेगा। और उसके विभाजन के फलस्वरूप कौन सी कोशिका बनेगी विद्यार्थियों? नवीन कोशिका का निर्माण होगा। तो यहां से सबसे मेन बात क्या होती है? यही बात इन्होंने यहां पर बताई गई। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चो। और इनके साथ में कौन थे विद्यार्थियों? नेगेली। और इन्होंने यहां पर क्या बताया कि हमेशा नवीन कोशिका का निर्माण जो होता है वो विद्यार्थियों किस सेल से होता है? वो विद्यार्थियों ओल्ड सेल से होता है या पुरानी कोशिका से होता है। उस कोशिका में विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप नवीन कोशिका का निर्माण होता है। आपके हाथ में आपने देखा स्किन उतरती रहती है और हमेशा जो नई स्किन आती रहती है। जो विद्यार्थियों ओल्ड सेल होती है वो क्या होती जाती है? जो नष्ट होती जाती है और उसके स्थान पर नई परतें आती रहती है। यही बात बताने का कार्य किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो और जो नेगेली ने किया था। ये बात पहले ही बता चुका हूं विद्यार्थियों, कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और कैसी इकाई होती है? क्रियात्मक इकाई होती है। अगली बात विद्यार्थियों, कोशिका में जीव के आनुवंशिक गुण निहित होते हैं। यह सबसे मेन बात। हमेशा कोशिका में जीव के क्या पाए जाते हैं? आनुवंशिक गुण निहित होते हैं, आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं विद्यार्थियों, प्रत्येक कोशिका में सबसे बाहर का स्तर कहलाता है कोशिका भित्ति। इसको कहते हैं सेल वॉल। और इसके अंदर का जो स्तर होता है उसको कहा जाता है जो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। इसको सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इस कोशिका के अंदर की ओर विद्यार्थियों क्या पाया जाता है? एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम होता है केंद्रक। क्या नाम होता है विद्यार्थियों? केंद्रक या न्यूक्लियस। इसको कोशिका का नियंत्रणकर्ता कहा जाता है। कोशिका का क्या कहा जाता है? नियंत्रणकर्ता कहा जाता है। या कोशिका का विद्यार्थियों ये कोशिका का सर्वेसर्वा है। इस केंद्र को कोशिका का क्या कहा जाता है? जो मैनेजर कहा जाता है। इसी केंद्र को कोशिका का विद्यार्थियों क्या कहा जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है। इसी केंद्र को कोशिका का विद्यार्थियों क्या कहा जाता है? जो मैनेजर या विद्यार्थियों मुखिया कहा जाता है। होता क्या है? जिस प्रकार से हमारे घर के अंदर एक विद्यार्थियों नियंत्रण करता होता है, उसी प्रकार से ये जो कोशिका है, इस कोशिका में संचालित होने वाली प्रत्येक गतिविधि का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रक के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसको मैनेजर कहा जाता है।
और ये जो केंद्रक है, इस केंद्र के अंदर की ओर पाई जाती है केंद्रिका। इस केंद्र के अंदर की ओर क्या विद्यार्थियों पाई जाती है, उसका नाम होता है केंद्रिका। क्या नाम होता है विद्यार्थियों? केंद्रिका। इस केंद्रिका की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उनका नाम था फोंटोना। उनका नाम क्या था? फोंटोना। जिस प्रकार से कोशिका का मुख्य कौन होता है? जो केंद्रक होता है, उसी प्रकार से विद्यार्थियों यहां पर स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? केंद्रिका। जिसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? फोंटोना था। अब सबसे मेन बात यहां पर इंपॉर्टेंट आती है कि प्रत्येक कोशिका में जीव के आनुवंशिक गुण निहित रहते हैं। प्रत्येक कोशिका में जीव के आनुवंशिक गुण जो उपस्थित रहते हैं या जो पाए जाते हैं। इस कोशिका के अंदर की ओर विद्यार्थियों केंद्र के अंदर की ओर पाए जाते हैं गुणसूत्र। इस प्रकार की विद्यार्थियों संरचनाएं पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? जो गुणसूत्र, या इसको कहते हैं जो क्रोमोसोम। स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम होता है गुणसूत्र या जो क्रोमोसोम। और ये जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम होता है इसमें दो भाग पाए जाते हैं। इसमें कितने भाग पाए जाते हैं? दो। एक भाग का नाम होता है न्यूक्लिक एसिड। एक भाग का नाम क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। और एक भाग का नाम होता है प्रोटीन। एक भाग का नाम होता है न्यूक्लिक एसिड और एक भाग का नाम होता है प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसमें विद्यार्थियों दो भाग पाए जाते हैं। एक होता है डीएनए और एक होता है विद्यार्थियों आरएनए। उसी प्रकार से प्रोटीन में भी दो भाग पाए जाते हैं। एक भाग होता है हिस्टोन प्रोटीन और एक होता है जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इस प्रकार से जो प्रोटीन में भी कितने भाग पाए जाते हैं? दो भाग। यहां पर जो विद्यार्थियों इसकी बात करें विद्यार्थियों, डीएनए के साथ कौन सी प्रोटीन जुड़ी होती है? तो डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी होती है जो गुणसूत्र का 90 से क्या बनाते हैं? 92% भाग बनाती है। उसी प्रकार से आरएनए के साथ कौन सी प्रोटीन होती है? आरएनए के साथ विद्यार्थियों नॉन हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी होती है जो गुणसूत्र का 8 से 10% भाग बनाने का विद्यार्थियों कार्य करती है। कुल मिलाकर के गुणसूत्र का भाग कौन है मित्रों? इस भाग का नाम है विद्यार्थियों डीएनए। और हमेशा डीएनए आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। हमेशा आनुवंशिक, जो हम कह सकते हैं आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य जो करता है उसको कहते हैं जीन। इसको आनुवंशिकता की इकाई भी कहा जाता है। और यही जीन किसके बने होते हैं? जो डीएनए के बने होते हैं। तो यहां पर जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत में क्या कहा गया कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित रहती है। आनुवंशिक सूचनाएं किस प्रकार निहित रहती है? इस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाया जाता है जिसका भाग कौन होता है? डीएनए। और इसके कारण इसमें आनुवंशिक गुण निहित रहते हैं या आनुवंशिक सूचनाएं जो पाई जाती है। ठीक बात। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहां पर क्या कहा गया? जो प्रत्येक कोशिका में क्या पाया जाता है? जो केंद्रक पाया जाता है, जो मैं बता चुका हूं। प्रत्येक कोशिका में क्या पाया जाता है? जो केंद्रक पाया जाता है। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? सबसे पहले जो केंद्रक की खोज किन वैज्ञानिक ने की थी उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। और इन्होंने इसकी खोज किसमें की? जो आर्किड पादप की जड़ों में। इन्होंने इसकी खोज की थी आर्किड पादप की जड़ों में। तो सबसे पहले जो केंद्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उसी प्रकार से कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। या कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले जो कोशिका खोजी गई थी वो कौन से साहब थे? जो हुक साहब थे। और जिन्होंने जो केंद्रक की खोज की उनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। और क्या बात कही कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है जिसमें आनुवंशिक गुण निहित रहते हैं। और यही आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। यही बात आगे कहना चाह रहे। तो ये आनुवंशिक गुण क्या होते हैं? ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं या जीवन की विद्यार्थियों सातत्य या कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है। ये बात किसमें कही गई? जो कोशिका जो सिद्धांत में कही गई। तो कोशिका सिद्धांत में क्या क्या बातें आई? जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था उनका नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चो। और उनके साथ में कौन थे? जो नेगेली।
इन्होंने क्या बताया विद्यार्थियों, नवीन कोशिका का निर्माण किस सेल से होता है, ओल्ड सेल से होता है। कौन सी सेल से, ओल्ड सेल्स के जब विभाजन के द्वारा क्या बनती है, न्यू सेल्स बनती है या नई कोशिकाएं बनती है। फिर इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है जिसमें गुणसूत्र होता है और गुणसूत्र का भाग होता है जो डीएनए, और यही डीएनए आनुवंशिक लक्षण आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। इसी डीएनए से कौन बने होते हैं, जो जीन, जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। अब बात आता है कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है। तो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत का अपवाद का नाम क्या है, जो वायरस या इसी को कहते हैं विषाणु। जो वायरस या विषाणु क्या है, जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। क्या है, वायरस या विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अब बात आती है वायरस या विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद जाते क्यों है, इसको कोशिका सिद्धांत से समझाया नहीं जा सकता, ऐसा शब्द क्या कारण है जिसके कारण इसको कोशिका सिद्धांत से समझाया नहीं जा सकता, उसके बारे में विद्यार्थियों चर्चा करते हैं। देखिएगा, हम बात करते हैं जो वायरस की, इसी वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु। क्या कहा जाता है, विषाणु। अब जब वायरस या विषाणु की बात करें तो इसकी सबसे जो मुख्य विशेषता वो है कि ये जो सजीव जगत और निर्जीव जगत के बीच की योजक कड़ी है। ये किसके बीच की योजक कड़ी है, सजीव जगत और निर्जीव जगत के बीच की योजक कड़ी है। आपसे पूछा जाए सजीव जगत और निर्जीव जगत के बीच की योजक कड़ी का नाम क्या है, वायरस या विषाणु। सर इसका क्या मतलब है, सजीव जगत और निर्जीव जगत के बीच की योजक कड़ी का, अर्थात वायरस ऐसी संरचना है जो सजीव की तरह भी कार्य करती है और निर्जीव की तरह भी कार्य करती है। जब तक वायरस हमारे शरीर से क्या रहता है, जब बाहर रहता है, तब तक किसकी तरह कार्य करता है, निर्जीव की तरह कार्य करता है। जब तक विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करता है तब तक विद्यार्थी निर्जीव की तरह कार्य करता है और उसमें कोशिका विभाजन पाया नहीं जाता है। जब तक विद्यार्थी विषाणु शरीर से बाहर रहेगा उसकी संख्या केवल कितनी रहेगी, एक है तो एक ही रहेगी, उसमें सेल डिवीजन पाया नहीं जाएगा, उसमें कोशिका विभाजन उपस्थित नहीं होगा। और उसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा तो किसकी भांति कार्य करेगा, निर्जीव की भांति कार्य करेगा। लेकिन यही वायरस जैसे विद्यार्थियों शरीर के अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। यही वायरस शरीर के अंदर क्या करता है, जब प्रवेश करता है तो हमेशा कोशिका विभाजन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है और सजीव की तरह कार्य करने लगता है। देखिएगा, अब ये जो वायरस महोदय हैं, ये कौन से महोदय, जो वायरस महोदय, और ये वायरस विद्यार्थियों भोजन के द्वारा, वायरस किसके द्वारा, भोजन के द्वारा या विद्यार्थियों जल के द्वारा या वायु के द्वारा या एसटीडी के द्वारा शरीर में क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। एसटीडी का मतलब होता है यौन संचरित रोग। एसटीडी के द्वारा शरीर में क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। अब जैसे ही वायरस शरीर में प्रवेश करता है ये जाते जाते हीमोग्लोबिन का भक्षण करता है। ये किसका भक्षण करता है, हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन को खाता है। और जैसे हीमोग्लोबिन को खाता है विद्यार्थियों ये गाना गाता है, मेरे रस के कमर तुम्हारा हीमोग्लोबिन बड़ा नरम और तुझको चबाया तो मजा आ गया। मेरे रस के कमर तुम्हारा हीमोग्लोबिन बड़ा नरम, तुझको चबाया तो मजा आ गया। ये कौन गाना गाता है, वायरस। और ये गाना गा करके अपनी संख्या में वृद्धि करता है। इस प्रकार से शरीर में वायरस ही वायरस फैल जाते हैं और शरीर में जो वायरस फैल जाते हैं तब इनको विरियोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो विरियोन कहा जाता है। और ये क्या कहते हैं, ये शरीर के अंदर कहते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया, ये कोशिका विभाजन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि की है। हमने कोशिका विभाजन के द्वारा अपनी संख्या में क्या किया जाती है, वृद्धि की है। इसलिए हम किसकी भांति कार्य करेंगे, सजीव की भांति कार्य करेंगे। इस प्रकार से वायरस सजीव जगत और निर्जीव जगत के बीच की क्या है, योजक कड़ी है। अब बात आती है विद्यार्थियों ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्यों है, ऐसा क्या कारण है कि ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अपवाद इसलिए है, इसको विभाजन करने के लिए मित्रों जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है।
इसको विभाजन करने के लिए कौन सी कोशिका की आवश्यकता होती है विद्यार्थियों? जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। जब तक इसको जीवित कोशिका नहीं मिलेगी तब तक इसमें विभाजन का गुण उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? जो वायरस है, इसको कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहा जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात आती है कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है। तो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत का अपवाद जो प्रोकैरियोट्स। क्या नाम आया? जो प्रोकैरियोट्स। क्या मतलब होता है प्रोकैरियोट्स का? जो प्रोकैरियोट्स किसे कहते हैं? तो ऐसे जंतु जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ऐसे जंतु जिनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, उनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। और कोशिका सिद्धांत में क्या कहा गया था कि जो प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। क्या कहा गया था? प्रत्येक कोशिका में केंद्रक अनिवार्य रूप से पाया जाता है। और यही उनकी सबसे बड़ी जो भूल थी, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया नहीं जाता है। और उसका एग्जाम्पल कौन है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका की परिभाषा क्या होगी? ऐसी कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है, जिसमें जो विकसित केंद्रक पाया नहीं जाता है, उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। इनमें विकसित केंद्रक पाया नहीं जाता है। और इसका उदाहरण कौन है? जीवाणु। एग्जाम्पल कौन है प्रोकैरियोट्स का? जीवाणु, जो कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है। तो कोशिका सिद्धांत का पहला अपवाद कौन है? जीवाणु। अगला अपवाद कौन है? माइकोप्लाज्मा। ये अपवाद क्यों है? अपवाद इसलिए है क्योंकि इनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। गुरुजी इससे क्या मतलब है प्रोकैरियोटिक कोशिका से? तो जो कोशिका सिद्धांत में कहा गया था कि प्रत्येक कोशिका में विद्यार्थियों केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जो ये सेल होती है, इस सेल में क्या नहीं पाया जाता है? इसमें केंद्रक अब्सेंट होता है, इसमें केंद्रक पाया नहीं जाता है। इसलिए ये कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है। आगे विद्यार्थियों, वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। क्यों है? क्योंकि इसको विभाजन हेतु जीवित कोशिकाओं की क्या होती है? आवश्यकता होती है। मैं बता चुका हूं, जो वायरस को विभाजन के लिए कौन सी कोशिका की आवश्यकता होती है? जो जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। अर्थात वायरस जैसे जो शरीर के अंदर प्रवेश करता है, उसमें विभाजन का गुण उत्पन्न होता है। और वो किसकी भांति कार्य करता है? सजीव की भांति कार्य करता है। जब तक वो शरीर से बाहर रहता है, विभाजन का गुण पाया नहीं जाता है। और विभाजन का गुण नहीं पाया जाता है तो किसकी तरह कार्य करता है विद्यार्थियों? निर्जीव की भांति कार्य करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन कौन है। तो कोशिका सिद्धांत का पहला अपवाद है जीवाणु, दूसरा अपवाद जो माइकोप्लाज्मा, और जो तीसरा अपवाद जो वायरस। तीसरा अपवाद कौन सा विद्यार्थियों? वायरस। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहां से एक टर्मिनोलॉजी आती है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, या यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो किसके बारे में पढ़ते हैं? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब बात आती है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है ऐसी कोशिका जिसमें जो सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है। जिसमें किसका अभाव होता है? सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है, या सुसंगठित केंद्रक पाया नहीं जाता है। पहला जो शब्द आया प्रोकैरियोटिक में, पहला जो प्रो का मतलब होता है आदिम। क्या होता है मित्रों? आदिम। अगला शब्द आता है विद्यार्थियों जिसका मतलब होता है केंद्रक। अर्थात इसमें केंद्रक कैसा होता है? आदिम होता है या प्रिमिटिव होता है। आदिम होता है या क्या होता है? जो प्रिमिटिव होता है, अर्थात विकसित केंद्रक पाया नहीं जाता है। बात आती है जो विकसित केंद्रक से क्या मतलब है विद्यार्थियों? केंद्रक के सभी भाग इसमें पाए नहीं जाते हैं। तो वह कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात जो केंद्रक झिल्ली, जो केंद्रिका और स्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। इसमें सुसंगठित केंद्रक का क्या होता है? अभाव। इसमें विकसित केंद्रक पाया नहीं जाता है। इसमें जो किस किस का अभाव होता है? जो केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है।
इनमें विद्यार्थियों केंद्रिका भी नहीं पाई जाती और इनमें जो हिस्टोन प्रोटीन का भी क्या होता है, अभाव होता है। इनमें कौन सी प्रोटीन का अभाव होता है, हिस्टोन प्रोटीन का। किस प्रोटीन का, हिस्टोन प्रोटीन का। हमेशा विद्यार्थियों हम बात करते हैं विद्यार्थियों डीएनए के साथ कौन सी प्रोटीन जुड़ी होती है, तो डीएनए के साथ जो प्रोटीन जुड़ी होती है उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन जब यहां पर हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट है तो डीएनए विद्यार्थियों क्या कहलाएगा, जो नग्न डीएनए कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नग्न डीएनए। क्यों कहलाएगा, इस डीएनए को जो आवृत करने का कार्य कौन सी प्रोटीन करती है, हिस्टोन प्रोटीन करती है। और जब विद्यार्थियों इसमें यहां पर डीएनए कैसा होता है, जो नग्न होता है, तो इसको जो विशेष डीएनए को कहा जाता है जो न्यूक्लियोइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस विशेष डीएनए को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जब प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ विद्यार्थियों न्यूक्लियोइड कहलाता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई नहीं जाती है, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। इसका उदाहरण कौन है प्रोकैरियोटिक कोशिका का, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है जीवाणु कोशिका, जो रीट की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्यार्थियों ये हमेशा ही इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछे जीवाणु कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है। हिस्टोन प्रोटीन का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रीट की दृष्टि से। इसमें आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसके डीएनए को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिएगा, आपको विद्यार्थियों एक विशेष स्पेशल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना जीवाणु कोशिका की। ये संरचना कौन सी कोशिका की है, जो जीवाणु कोशिका की संरचना है। और ये जीवाणु कोशिका किसका उदाहरण है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और क्या विशेषता होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका की, इसमें सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है, इसमें विकसित विद्यार्थी केंद्रक पाया नहीं जाता है। आपको कहीं भी विद्यार्थियों केंद्रक नजर नहीं आ रहा है। इसकी बात करते हैं तो इसमें सबसे बाहर का जो आवरण होता है जीवाणु कोशिका में, उसको कहते हैं जो सेल वॉल या कहते हैं जो कोशिका भित्ति। हमेशा जीवाणु कोशिका का सबसे बाहरी जो स्तर होता है, इस सबसे बाहरी स्तर को क्या कहा जाता है, जो सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहा जाता है। ये जो स्तर है इसका नाम क्या है, जो सेल वॉल या कोशिका भित्ति। इसकी जो सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती है वो हमेशा विद्यार्थी एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, जिसका नाम होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन। अर्थात विद्यार्थियों जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है। बाहर का स्तर क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति, और यह कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है। ठीक बात। अब जो विद्यार्थियों ये पेप्टिडोग्लाइकॉन है, इसके चारों ओर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो ये आपको दिखाई दे रही है। इसके चारों ओर एक विशेष संरचना पाई जाती है। ये जो विशेष संरचना होती है, इस विशेष संरचना को हम कहते हैं कैप्सूल। क्या कहा जाता है, कैप्सूल कहा जाता है। हमेशा जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति के चारों ओर कैप्सूल या संपुट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैप्सूल या संपुट। उसके अंदर कौन होती है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति, जो किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट चीज देखिएगा। अब हमेशा विद्यार्थियों कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो यहां पर भी जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति के नीचे क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये जो कोशिका झिल्ली है, ये विद्यार्थियों त्रिस्तरीय होती है। कितने स्तरीय होती है, त्रिस्तरीय। इसमें कितने स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तर इसमें पाए जाते हैं। कितने स्तर उपस्थित होते हैं मित्रों, 3। और ये 3 स्तर कौन कौन से होते हैं,
इनका नाम होता है जो प्रोटीन। क्या नाम होता है? जो प्रोटीन। फिर जो फॉस्फोलिपिड, सबसे बाहर प्रोटीन, अंदर की ओर फॉस्फोलिपिड, और सबसे अंदर की ओर होता है जो प्रोटीन। इस प्रकार से इसमें विद्यार्थियों 3 स्तर पाए जाते हैं। इस मॉडल को सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैंडविच मॉडल। इसमें कोशिका झिल्ली में कितने स्तर होते हैं विद्यार्थियों? 3 स्तर पाए जाते हैं। इसलिए कोशिका झिल्ली कितने स्तरीय होती है? त्रिस्तरीय होती है। यहां आपने क्या देखा? सबसे बाहर का स्तर कहलाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर का स्तर क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, जो कितने स्तरीय होती है? त्रिस्तरीय। लेकिन ये जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति से बाहर एक और संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है कैप्सूल या संपुट। क्या नाम होता है? ये कैप्सूल या संपुट। अब एक स्पेशल चीज देखना जहां से परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये स्ट्रक्चर, इसकी जो विद्यार्थियों सेल मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से, इस प्रकार से कोशिका झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, इस कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से एक स्पेशल संरचना का निर्माण होता है। इस कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से स्पेशल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसको मिजोसोम कहा जाता है। ये जो विशेष संरचना होती है, इस विशेष संरचना को क्या कहा जाता है? मिजोसोम कहा जाता है। अब विद्यार्थियों, प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है कि इसमें सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है। सुसंगठित केंद्रक पाया नहीं जाता है। और अगली विशेषता, इनमें विद्यार्थियों दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग पाए नहीं जाते हैं, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया पाया नहीं जाता है। और हमेशा यूकैरियोटिक कोशिका में शोषण किसके द्वारा होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में शोषण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन जो फर्स्ट ग्रेड में जो बायोलॉजी में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक कोशिका में शोषण किसके द्वारा होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में शोषण जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। लेकिन इस कोशिका में तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, इस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थिति नहीं है, तो क्या जीवाणु कोशिका शोषण नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। कैसे नहीं करेगी? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम होता है मिजोसोम। जिस प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिका में शोषण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, उसी प्रकार से जीवाणु कोशिका में शोषण किसके द्वारा होता है? मिजोसोम के द्वारा होता है। जो जीवाणु कोशिका है, इसमें शोषण किसके द्वारा होता है? मिजोसोम के द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रीट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जो सेकंड ग्रेड और जो फर्स्ट ग्रेड में तो पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया, अर्थात दोनों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हमेशा विद्यार्थियों कार्य करता रहता है। जिस प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिका में कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे यह कार्य कौन करता है? मिजोसोम करता है। कौन करता है मित्रों? मिजोसोम। इसलिए जीवाणु कोशिका में शोषण किसमें होता है? मिजोसोम में होता है। इसके अंदर का भाग कहलाता है साइटोप्लाज्म, जिसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। हमेशा कोशिका झिल्ली के अंदर का भाग क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, जिसको क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इस जीवाणु कोशिका में जो 70S राइबोसोम पाया जाता है। इस जीवाणु कोशिका में कितने राइबोसोम होता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम क्यों पाया जाता है? क्योंकि 70S राइबोसोम सदैव विद्यार्थियों कौन सी कोशिका में पाया जाता है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन है मित्रों? जीवाणु कोशिका। इसलिए इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा विद्यार्थियों 2 ऐसे कोशिकांग हैं, उनमें भी 70S राइबोसोम पाया जाता है, जिनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। ये 2 ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। एक का नाम क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, और एक का नाम क्या है? हरित लवक। और तो और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक है, इनमें 70S राइबोसोम के साथ साथ विद्यार्थियों इनके अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए भी पाया जाता है।
इनमें 70s राइबोसोम के साथ साथ क्या पाया जाता है मित्रों, जो डीएनए भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन रीड की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जिनमें जो डीएनए पाया जाता है? नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। इनमें डीएनए के अलावा क्या पाया जाता है? 70s राइबोसोम पाया जाता है। इसलिए इनको अर्ध स्वायत्त अंगक कहते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? जो अर्ध स्वायत्त अंगक कहा जाता है। आपसे पूछो जो अर्ध स्वायत्त अंगक का उदाहरण कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और जो हरित लवक है, ये किसके उदाहरण है? जो अर्ध स्वायत्त अंगक के उदाहरण है। क्यों है उदाहरण? क्योंकि इनमें 70s राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर थी? ये जीवाणु कोशिका की। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें विद्यार्थियों केंद्रक पाया नहीं जाता है, लेकिन इसमें केंद्र के स्थान पर एक इस प्रकार से स्पेशल संरचना दिखाई दे रही है। इसका नाम होता है न्यूक्लियोइड। इसका नाम क्या होता है विद्यार्थियों? न्यूक्लियोइड नाम होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें केंद्रक के स्थान पर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोइड पाया जाता है। या पूछे विद्यार्थियों जीवाणु कोशिका का केंद्रक क्या कहलाता है? तो जीवाणु कोशिका का केंद्रक न्यूक्लियोइड कहलाता है। और ये वास्तव में होता क्या है? ये न्यूक्लियोइड इस कोशिका का डीएनए होता है। इस कोशिका का क्या होता है? डीएनए। लेकिन इस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, तब इसको नग्न डीएनए कहा जाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जीवाणु कोशिका में शोषण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु कोशिका में शोषण जो मिजोसोम के द्वारा होता है। या जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में शोषण किसके द्वारा होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में शोषण जो मिजोसोम के द्वारा होता है। यही क्वेश्चन आ जाए यूकैरियोटिक कोशिका में शोषण किसके द्वारा होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में शोषण जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। कुल मिलाकर माइटोकॉन्ड्रिया और मिजोसोम एक दूसरे के समान कार्य करते हैं। अगली बात, अंदर जो आपको इस संरचना दिखाई दे रही है इस प्रकार से वर्तुलाकार, इस संरचना का नाम होता है न्यूक्लियोइड। क्या होता है? न्यूक्लियोइड। और ये होता क्या है? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का नग्न डीएनए। क्वेश्चन क्या था? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का नग्न डीएनए क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का नग्न डीएनए विद्यार्थियों न्यूक्लियोइड कहलाता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है? अभाव होता है। एक और बात, जो विद्यार्थियों जीवाणु कोशिका है, इसमें इस प्रकार से अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। ये जो जीवाणु कोशिका है, इसमें अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। और ये जो अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ है, इस अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ का नाम है प्लाज्मिड। जो विद्यार्थियों जीवाणु कोशिका है, इसमें अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ का नाम क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। इसका मुख्य आनुवंशिक पदार्थ तो न्यूक्लियोइड है। कौन है? न्यूक्लियोइड। लेकिन अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी पाया जाता है, जिसका नाम होता है प्लाज्मिड। और इसी प्लाज्मिड का उपयोग वाहक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? वाहक के रूप में। और सबसे उत्तम जो वाहक है उसका नाम विद्यार्थियों PBr 322। तो सबसे उत्तम वाहक का नाम क्या मित्रों? PBr 322। अब इस जीवाणु कोशिका से इस प्रकार से फ्लैजेला बाहर की तरफ लटका रहता है विद्यार्थियों। कसाबिका बाहर की तरफ लटकी रहती है, जो इसके गमनांग में सहायता प्रदान करती है, जो इसके विद्यार्थियों गति में सहायता प्रदान करती है। ये जो स्ट्रक्चर आपको बाहर दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है विद्यार्थियों? कसाबिका या फ्लैजेला। नाम क्या है? कसाबिका या फ्लैजेला। और इसकी उत्पत्ति होती है आधार कणिका से। हमेशा कसाबिका की उत्पत्ति किससे होती है? आधार कणिका से। और इसकी सहायता से ये बैक्टीरिया क्या करता है विद्यार्थियों? गमन करता है। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं?
अर्थात ऐसी कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। ऐसी कोशिका जिसमें विकसित केंद्रक पाया नहीं जाता है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। बात आती है विकसित केंद्रक का क्या मतलब है, अर्थात इसमें केंद्रक झिल्ली और विद्यार्थियों केंद्रिका और स्टोन प्रोटीन का क्या होता है, अभाव होता है। और स्टोन प्रोटीन का अभाव होता है इसलिए इसका डीएनए कैसा होता है, जो नग्न डीएनए होता है और इसके नग्न डीएनए को कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड। और यह जीवाणु कोशिका का मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है, जीवाणु कोशिका का मुख्य आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। जो बता चुका हूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। अब देखिएगा, अब हमारे सामने चित्र आता है केंद्रक का। अब बात आती है सुसंगठित केंद्रक का क्या मतलब है। अभी अभी बताया प्रोकैरियोटिक कोशिका वह होती है जिसमें सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है, सुसंगठित केंद्रक पाया नहीं जाता है। और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसी कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक उपस्थित होता है, जिसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। इसके केंद्रक में कौन कौन से भाग होते हैं, तो इसके केंद्रक में सबसे बाहर का जो भाग है इसका नाम होता है केंद्रक झिल्ली। सबसे बाहर का भाग कहलाता है केंद्रक झिल्ली, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। सबसे बाहर वाला भाग क्या कहलाता है, केंद्रक झिल्ली। इस केंद्रक झिल्ली के अंदर का भाग कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। हिंदी में कहते हैं केंद्रक द्रव्य। हिंदी में क्या कहा जाता है, केंद्रक द्रव्य। तो बात आती है यूकैरियोटिक कोशिका, मतलब ऐसी कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। अर्थात इसमें क्या पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसमें विद्यार्थियों केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। इसमें मित्रों क्या पाई जाती है, केंद्रिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, केंद्रिका। और इस केंद्रिका की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उनका नाम था फोंटोना। क्या नाम था विद्यार्थियों, फोंटोना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में तो सभी जानते हैं, केंद्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक तो रॉबर्ट ब्राउन थे, लेकिन विद्यार्थियों केंद्रिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, फोंटोना। ठीक बात। अब इसके अंदर आप इस प्रकार से विद्यार्थियों, आप इस प्रकार से संरचनाएं देख रहे हो, कुंडलित संरचनाएं। ये कुंडलित संरचनाएं कहलाती है क्रोमेटिन जालक। ये कुंडलित संरचनाएं क्या कहलाती है, क्रोमेटिन जालक कहलाती है। और यही क्रोमेटिन जालक आगे चलकर मित्रों किसमें परिवर्तित होता है, गुणसूत्र में परिवर्तित होता है। आप यहां पर देख रहे हो केंद्रक में कितने भाग होते हैं विद्यार्थियों, केंद्रक में 4 भाग पाए जाते हैं। पहले भाग का नाम केंद्रक झिल्ली, दूसरे भाग का नाम केंद्रक द्रव्य, और जो तीसरे भाग का नाम केंद्रिका, और चौथे भाग का नाम क्रोमेटिन जालक या गुणसूत्र। और ये सारे भाग उपस्थित हैं, उसका मतलब केंद्रक कैसा है, सुसंगठित केंद्रक है, विकसित प्रकार का केंद्रक है। और विकसित प्रकार का केंद्रक किस कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और विद्यार्थियों ये विकसित केंद्र किसमें नहीं पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया नहीं जाता है। अर्थात जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, ये केंद्रिका नहीं पाई जाती है। और विद्यार्थियों गुणसूत्र रूप में नहीं रहता है, बल्कि डीएनए के रूप में पाया जाता है। और इसी डीएनए के साथ स्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, स्टोन प्रोटीन जुड़ी हुई नहीं रहती है। तब जब प्रोकैरियोटिक कोशिका के डीएनए को क्या कहा जाता है, जो न्यूक्लियोइड कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ रीट, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, न्यूक्लियोइड। क्या है मित्रों, न्यूक्लियोइड। देखिएगा
नेक्स्ट चलते हैं। तो क्या बात आती है यूकैरियोटिक कोशिका, क्या मतलब होता है? ऐसी कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक अर्थात केंद्रक झिल्ली कोमा केंद्रिका कोमा गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऐसी कोशिका जिसमें क्या पाया जाता है? सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। यहाँ सुसंगठित केंद्र का मतलब क्या है? इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, इसमें केंद्रिका पाई जाती है, इसमें गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें डीएनए के साथ कौन सी प्रोटीन जुड़ी होती है? स्टोन प्रोटीन जुड़ी होती है। अर्थात यूकैरियोटिक कोशिका में स्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्टोन प्रोटीन उपस्थित नहीं होती है, स्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। अगली बात इसमें, अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस कोशिका में क्या दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, इस कोशिका में क्या दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक उपस्थित होते हैं। या विद्यार्थियों इसके अंदर क्या होते हैं? सारा रोल ही किसका है यूकैरियोटिक कोशिका में? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक का है। जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्या पाए जाते हैं? हरित लवक पाए जाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों हम बात करें इससे पहले वाली कोशिका की जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक पाए नहीं जाते हैं। अर्थात विद्यार्थियों उनके अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर पाया जाता है मिजोसोम। इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है शोषण, और यह शोषण विद्यार्थियों कौन सी कोशिका में करता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। उसी प्रकार से जब मिजोसोम शोषण किस कोशिका में करता है? विद्यार्थियों यह करता है जीवाणु कोशिका में, या बैक्टीरिया सेल में, या प्रोकैरियोटिक आगे जो सेल्स के अंदर जो शोषण होता है किसके द्वारा होता है? मिजोसोम के द्वारा। यूकैरियोटिक कोशिका में जो हरित लवक का क्या काम है? यूकैरियोटिक कोशिका में हरित लवक की सहायता से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हमेशा जो प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? हरित लवक में। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा वायवीय शोषण होता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया को विद्यार्थियों क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स पाई जाती है जिसमें विद्यार्थियों क्या संचालित होता है? एक स्पेशल जो साइकिल संचालित होता है जिसका नाम होता है विद्यार्थियों क्रेब्स चक्र। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विद्यार्थियों क्रेब्स चक्र संचालित होता है। ये क्वेश्चन जो रीट में पूछा जा सकता है। रीट का जो सेकंड लेवल है कि ये विद्यार्थियों साइकिल किस में संचालित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है F1 कण, जहां पर ETS संचालित होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम संचालित होता है। इसका दूसरा भाग कौन सा है? हरित लवक, जिसमें कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये इसकी जो सिंपल बातें थी, यूकैरियोटिक कोशिका में सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है और दोहरी झिल्ली से जो परिबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा हम यहां पर थोड़ा सा विद्यार्थियों बाकी डिस्कशन कर लेते हैं। हम यहां पर किस कोशिका की बात करें? प्रोकैरियोटिक कोशिका की। और इसी प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्वेश्चन पूछा जाता है जीवाणु कोशिका का रेफरेंस लेकर के। किस कोशिका का? जीवाणु कोशिका का। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उनको देखिएगा। पहला क्वेश्चन आता है विद्यार्थियों जीवाणु कोशिका में शोषण किसके द्वारा होता है? अगला क्वेश्चन आता है जीवाणु कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? क्या था? जीवाणु कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? अगला क्वेश्चन आता है विद्यार्थियों जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? क्या था? जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? ये तीनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट। तो पहले का आंसर आप सभी लोग जानते हैं। सबसे पहला विद्यार्थियों जीवाणु कोशिका में शोषण किसके द्वारा होता है? मिजोसोम के द्वारा। किसके द्वारा? मिजोसोम के।
जो विद्यार्थियों माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे कार्य करता है। इनमें आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? जीवाणु कोशिका, जो नग्न डीएनए होता है। इसमें कौन सा डीएनए? नग्न डीएनए, जिसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसमें विद्यार्थियों नग्न डीएनए पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और इसमें अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ होता है जो प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड मित्रों कैसा होता है? द्विसूत्री और वर्ताकार होता है। ये प्लाज्मिड होता है द्विसूत्री और वर्ताकार। इस प्लाज्मिड का उपयोग किसके रूप में करते हैं? उत्तम जो वाहक के रूप में करते हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी जो है सेकंड ग्रेड में आता है, जो रीट में सिंपल क्वेश्चन जो रीट लेवल 2 में, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में उत्तम वाहक कौन है? तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी में उत्तम वाहक का नाम होता है PBr 322। क्या नाम होता है? PBr 322। और पहला जो शब्द जब P दे रखा है, इस P का मतलब होता है प्लाज्मिड। क्या मतलब होता है? प्लाज्मिड। इस प्रकार से यहां से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सब इंस्पेक्टर, RS, सब में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? मिजोसोम के। इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से। इसका निर्माण होता है कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से। जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की ओर इस प्रकार से झुककर किसका निर्माण करती है? इस मिजोसोम का निर्माण करती है। इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है? नग्न डीएनए या न्यूक्लियोइड कहलाता है, जिसमें स्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, स्टोन प्रोटीन उपस्थित नहीं होती है। और इसमें अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। और यही अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फॉर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या रीट, एक कौन है? न्यूक्लियोइड है। इस न्यूक्लियोइड के साथ कौन जुड़ जाता है? जो प्लाज्मिड जुड़ जाता है। किसके साथ विद्यार्थियों? न्यूक्लियोइड के साथ कौन जुड़ जाता है? प्लाज्मिड। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से एपिसोम कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? एपिसोम। इतना क्यों जोर दिया मित्रों? क्योंकि रीट में अलग से एक टॉपिक है सूक्ष्म जीव, अलग से एक टॉपिक है सूक्ष्म जीव। और उसी सूक्ष्म जीव में वर्णन अलग से विद्यार्थियों लिखा हुआ है जीवाणु। और ये सारा जीवाणु यहां पर साथ में आ गया। एक भी क्वेश्चन जीवाणु का छूटने नहीं दूंगा। ठीक बात? तो जो श्वसन किसमें होता है? मिजोसोम में। इसका मुख्य आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लियोइड, अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ प्लाज्मिड। और जब दोनों मिल जाते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? एपिसोम कहा जाता है। इसकी जगह क्वेश्चन आ जाए यूकैरियोटिक कोशिका, अर्थात ऐसी कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक उपस्थित होता है, उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कि वायवीय श्वसन कहाँ संचालित होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में वायवीय श्वसन संचालित होता है मित्रों, जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक कोशिका में वायवीय श्वसन कहाँ संचालित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में संचालित होता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर विद्यार्थियों क्रेब्स चक्र संचालित होता है। यह क्वेश्चन मुझे LSA की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या संचालित होता है? क्रेब्स चक्र, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों कितने ATP बनते हैं? विद्यार्थियों 2 × 12 = 24 ATP अणुओं का निर्माण किस चक्कर में होता है? क्रेब्स चक्र में होता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया जाता है? सितरस राइबोसोम पाया जाता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? सितरस राइबोसोम उपस्थित होता है, सितरस राइबोसोम पाया जाता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो DNA पाया जाता है। और ये सारे क्वेश्चन किसके लिए इंपॉर्टेंट है मित्रों? फर्स्ट ग्रेड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्कर संचालित होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में सीतरस राइबोसोम पाया जाता है, और इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंगक कहा जाता है। एकदम बात क्लियर, अच्छे समझ में आ गई प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोट। यूं तो परिभाषा जो 1 मिनट की है, इस चीज को 1 मिनट में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर 1 मिनट में आगे बढ़ते हैं तो हर बार यूट्यूब देखते रहो, क्लासें देखते रहो, कोई लेना देना नहीं। ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और जिसमें सुसंकृत केंद्र का अभाव होता है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। इस प्रकार से हमने आज की जगह कितनी कोशिकाएं पढ़ी? 2। एक कोशिका थी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक थी विद्यार्थियों यूकैरियोटिक कोशिका। अब अगली जो कोशिका है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कोशिका का नाम है विद्यार्थियों, स्पेशल कोशिका का नाम है जो प्लांट सेल या पादप कोशिका। क्या नाम है? प्लांट सेल या पादप कोशिका। इसके बारे में आराम से डिस्कस करते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। इस कोशिका से जो विद्यार्थियों बनी हुई है, इससे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और इवन की नीट में क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। एनसीईआरटी किताब से लाइन की लाइन उठ के आती है, राजस्थान बोर्ड की किताब से लाइन की लाइन उठ के आती है नीट में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में। इसलिए इसको सही ढंग से समझना जरूरी है। जो आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है, यह चित्र किसका है विद्यार्थियों? पादप कोशिका का है। इस पादप कोशिका में सबसे बाहर का जो स्तर होता है उसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। हमेशा कोई सी भी कोशिका हो, सबसे बाहर का स्तर क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका की, ये किससे मिलकर बनी होती है मित्रों? ये सेल्यूलोज से। किससे? सेल्यूलोज से। और किससे विद्यार्थियों? हेमी सेल्यूलोज से। अर्थात इसकी कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज प्लस विद्यार्थियों पेक्टिन पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है, हेमी सेल्यूलोज पाया जाता है और पेक्टिन पाया जाता है। और ये सारे विद्यार्थियों किसके उदाहरण हैं? ये विद्यार्थियों किसके उदाहरण है बेटा जी? सब बताओ, सब लोग जानते होंगे। अलग अलग प्रकार की विद्यार्थियों शर्कराएं होती है, जिसमें सबसे जटिल शर्करा होती है विद्यार्थियों, उसके उदाहरण है। कौन कौन? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन, जिसकी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलकर बनी होती है। अर्थात ये पदार्थ अत्यधिक कैसे होते हैं? जहाँ कठोर प्रतिरोधक पदार्थ होते हैं विद्यार्थियों, जटिल पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं? कठोर प्रतिरोधक पदार्थ या जटिल पदार्थ होते हैं, जो इस कोशिका की बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसकी यांत्रिक आघातों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसको निश्चित आकृति और आकार प्रदान करने का कार्य कौन करती है? कोशिका भित्ति करती है। और इसकी कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन से। यहां क्वेश्चन क्या क्या आता है जो रीट में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्यार्थियों। सबसे पहले आपसे पूछो, जब फंगस सेल की सेल वाल किससे मिलकर बनी होती है? तो फंगस की सेल वाल मिलकर बनी होती है काइटिन से। किससे? काइटिन से। आगे विद्यार्थियों आपसे पूछो, जिसके बारे में पढ़ रहे हो, जो प्लांट सेल की सेल वाल किससे मिलकर बनी होती है? सेल वॉल तो मिलकर बनी होती है सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज और प्लस जो पेक्टिन। और ये सारे विद्यार्थियों जटिल पदार्थ है, इसलिए इसको पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। ये सारे जटिल पदार्थ हैं, इसलिए किसके उदाहरण है मित्रों? ये पॉलीसैकेराइड के उदाहरण है। कौन? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन। आगे आता है जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? तो जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति मिलकर बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की।
ये किससे मिलकर बनी होती है विद्यार्थियों? पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर किसकी सेल वॉल बनी होती है? जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि जगह कम है इसी को पूरे को समझना है इसलिए इसको थोड़ा मिटा रहा हूं। हम कौन सी सेल पढ़ रहे हैं? प्लांट सेल पढ़ रहे हैं। कौन सी सेल? प्लांट सेल। सबसे बाहर का स्तर क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। आगे देखिए, इस कोशिका भित्ति के अंदर का जो स्तर होता है जिसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है या सेल जो मेम्ब्रेन कहा जाता है, ये सबसे बाहर वाला स्तर तो क्या? कोशिका भित्ति है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर का जो स्तर होता है जिसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और इसकी कोशिका झिल्ली हमेशा ही कैसी होती है? त्रिस्तरीय होती है। चाहे यह कोई सी भी कोशिका हो, उसकी कोशिका झिल्ली में 3 स्तर पाए जाते हैं और ये 3 स्तर जो होते हैं ये होते हैं पीएलपी, जो प्रोटीन, जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। ठीक बात। सबसे बाहर का स्तर कोशिका भित्ति, उसके अंदर का स्तर क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। इस सेल मेम्ब्रेन का विद्यार्थियों क्या रोल है? इसका फंक्शन क्या है? इस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर से पदार्थ हमेशा कोशिका के अंदर जब प्रवेश करते हैं और जब बाहर से पदार्थ कोशिका के अंदर जब प्रवेश करते हैं, इस क्रिया को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? एंडोसाइटोसिस। जब किसी कोशिका में विद्यार्थियों पदार्थों की एंट्री होती है, प्रवेश होता है, तो उसको एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। और यहां से जब विद्यार्थियों पदार्थ बाहर निकलते हैं उसको एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इससे जो 2 क्रियाएं होती है, एक कौन सी? एक्सोसाइटोसिस और एक कौन सी? एंडोसाइटोसिस। देखिएगा, ये सेल मेम्ब्रेन है। अगर बाहर से आने वाला पदार्थ या ठोस है, कैसा है? ठोस। और यह ठोस पदार्थ को कहा जाता है फेगोसोम। अगर बाहर से आने वाला ये सेल मेम्ब्रेन है, ये कोशिका झिल्ली है, और अगर जब बाहर से आने वाला पदार्थ या ठोस है, इसको कहा जाता है फेगोसोम। और जब विद्यार्थियों ठोस पदार्थ कोशिका झिल्ली में प्रवेश करता है, इस क्रिया को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है? फेगोसाइटोसिस। उसी प्रकार से यहां लिक्विड हो उसको कहा जाता है विद्यार्थियों पिनोसोम। और यही पिनोसोम जब सेल में जब प्रवेश करता है इसको कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। और इनको जो दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। अर्थात जो सेल मेम्ब्रेन है, यहां से पदार्थ का जो एंट्री कहां होती है? कोशिका के अंदर, जहां पर ये जाकर जो लाइसोसोम से जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ जाते हैं? लाइसोसोम से। और जब यही पदार्थ यहां से जब बाहर निकल जाए तो इसको कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। ठीक बात। तो सबसे बाहर का स्तर कोशिका भित्ति, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन, उससे अंदर का स्तर कोशिका झिल्ली जो त्रिस्तरीय होती है, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, देखिए तो सबसे बाहर का स्तर कोशिका भित्ति, उसके अंदर का स्तर क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली। अब यहां से क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया, इसलिए जो फर्स्ट और जो सेकंड ग्रेड रीट के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो विद्यार्थियों प्लांट सेल होती है उसके अंदर एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है और ये इसको अलग करती है जंतु कोशिका से। जो प्लांट सेल होती है
उसके अंदर एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है विद्यार्थियों? बड़ी केंद्रीय रिक्तिका। और ये क्वेश्चन नीट 2018 में आया कि विद्यार्थियों केंद्रीय रिक्तिका किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पादप कोशिका में। और इसका आकार छोटा नहीं होता है विद्यार्थियों, बहुत बड़ा आकार होता है और इसके सेंटर में पाई जाती है, इसलिए इसका केंद्रक थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है, थोड़ा ये दूर खिसक जाता है। लेकिन जंतु कोशिकाओं में जो बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई नहीं जाती है। जंतु कोशिका में या तो रिक्तिकाएं होती नहीं है, और यदि होती है तो आकार में बहुत छोटी छोटी होती है, जिनको जो खाद्य रिक्तिकाएं या फूड वैक्यूल्स कहा जाता है, जो अमीबा में पाई जाती है। ये जो विद्यार्थियों केंद्रीय रिक्तिका है, इसकी झिल्ली कहलाती है, टोनोप्लास्ट। इसकी झिल्ली क्या कहलाती है मित्रों? ये टोनोप्लास्ट कहलाती है। और रिक्तिका का काम क्या होता है? इस रिक्तिका के द्वारा विद्यार्थियों पादप कोशिकाओं में उत्सर्जन होता है। इस रिक्तिका के द्वारा पादप कोशिकाओं में कौन सी क्रिया होती है? उत्सर्जन की क्रिया होती है। हमेशा पादप कोशिका के सेंटर में विद्यार्थियों एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, जिसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। और इसमें विद्यार्थियों झिल्ली कितनी होती है? एक होती है। और ये एंडोस्केलेटन सिस्टम का भाग है, अंत्य कंकाल तंत्र का भाग है, इसलिए इसका केंद्र थोड़ा दूर खिसक जाता है। अब इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, इस कोशिका द्रव्य में इस प्रकार से पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। और बहुत डिटेल से बता भी चुका हूं थोड़ी देर पहले मित्रों, कोई टेंशन की बात है ही नहीं, मस्त रहा करो। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हंसते रहो, जो खिलखिलाते रहो, मस्ती में पढ़ो, आराम से पढ़ो, बिना टेंशन लिए हुए पढ़ो, आराम से चीजें ये चुटकी में समझ में आ जाएगी, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, कोई सा भी कंपटीशन हो, आराम से आप उनको क्या कर सकते हो? आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो विद्यार्थियों पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, जिसका नाम होता है हरित लवक। ये हरित लवक कौन सी सेल में होता है? जो प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में पाया नहीं जाता है। और इस हरित लवक के द्वारा जो कौन सी क्रिया होती है? इसके द्वारा विद्यार्थियों पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसके द्वारा पादपों में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है? हरित लवक के द्वारा होती है। देखिएगा, जो इसका हरित लवक है, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया नहीं जाता है। इस हरित लवक में दो भाग होते हैं। एक भाग का नाम होता है ग्रेना, एक भाग का नाम होता है स्ट्रोमा। इसके ग्रेना वाले भाग में विद्यार्थियों प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। इसके ग्रेना वाले भाग में कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया, यह लाइट रिएक्शन होती है। इसके स्ट्रोमा वाले भाग में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। आप में से कोई मित्र पूछ ले कि गुरुदेव इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया क्यों होती है, स्ट्रोमा में क्यों नहीं होती? तो इसका एक ये कॉन्सेप्ट है। जो हरित लवक है, जो क्लोरोप्लास्ट है, यहां से हमेशा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जाता है। हरित लवक में कितने भाग होते हैं? दो। एक भाग कौन सा होता है? ग्रेना। एक भाग कौन सा होता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया या जो डार्क रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेकंड ग्रेड पूछा जाए। अप्रकाशिक अभिक्रिया किसमें संचालित होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में संचालित होती है। पूछा जाए जो प्रकाशिक अभिक्रिया किसमें संचालित होती है, या जो लाइट रिएक्शन कहाँ संचालित होती है? तो लाइट रिएक्शन ग्रेना में संचालित होती है। जो लाइट रिएक्शन है या प्रकाशिक अभिक्रिया है, ये कहाँ संचालित होती है? ग्रेना में संचालित होती है। क्यों होती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस ग्रेना में आप देखोगे
तो क्या पाओगे, इसमें इस प्रकार से विद्यार्थियों छोटे छोटे समूह पाए जाते हैं, ऐसी छोटी छोटी जो संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको ग्रेना कहते हैं, और इनकी प्रत्येक संरचना कहलाती थाइलेकोइड। अर्थात ग्रेना की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम क्या होता है, तो ग्रेना की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम होता है थाइलेकोइड। क्या नाम होता है, थाइलेकोइड। जिस प्रकार से सिक्के व्यवस्थित होते हैं वैसे ही थाइलेकोइड आपस में व्यवस्थित होकर के किसका निर्माण करते हैं, ग्रेना का निर्माण करते हैं। अब ये जो थाइलेकोइड हैं इनके ऊपर पाए जाते हैं जो क्वांटासोम, इनके ऊपर मित्रों, मेरे भारत के भाग्य निर्माताओं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो थाइलेकोइड होते हैं इन थाइलेकोइड के ऊपर क्वांटासोम पाए जाते हैं, और जो इन क्वांटासोम के ऊपर एक वर्णक होता है क्लोरोफिल वर्णक। इनके ऊपर कौन सा वर्णक पाया जाता है मित्रों, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जो सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करने का कार्य करता है। यहां पर जो क्लोरोफिल वर्णक है ये सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करता है। अब ये जगह सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसलिए इस पर प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, यह लाइट रिएक्शन होती है। क्योंकि क्लोरोफिल किस पर पाया जाता है, क्वांटासोम पर, और क्वांटासोम किस में पाया जाता है, थाइलेकोइड पर, और थाइलेकोइड किस में पाया जाता है, ग्रेना में, और ग्रेना किस में पाया जाता है, हरित लवक में। इसलिए हरित लवक में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होता है। फोटोसिंथेसिस या क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। अगली अगेन इंपॉर्टेंट बात पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। जब नीट की तैयारी करने वाले देखो, जब जेट की तैयारी करने वाले देखो, एलएसए की तैयारी करने वाले देखो, सबके कंपटीशन फाइट हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। पूछा जाए जो ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद कौन बनता है, तो जो ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद बनता है ATP प्लस NADPH2। जो ग्रेना है इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद बनता है ATP प्लस NADPH2, और इसको स्वांगीकरण शक्ति या एसिमुलेशन ऊर्जा पावर कहा जाता है। इसको स्वांगीकरण शक्ति कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण शक्ति या एसिमुलेशन ऊर्जा पावर कहा जाता है। स्वांगीकरण शक्ति किसको कहा जाता है, तो ATP प्लस NADPH2 को सम्मिलित रूप से स्वांगीकरण शक्ति कहा जाता है। अब जो यहां पर ATP है, केवल ATP, इसको सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। इसको सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। अर्थात इस दुनिया में जो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हमेशा ऊर्जा किसके रूप में पाई जाती है, ATP के रूप में पाई जाती है, एडिनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट के रूप में पाई जाती है। और जो इसका दूसरा भाग है जिसमें मैंने लिखा NADPH2, इसको अपचायक शक्ति कहा जाता है। पूछा जाए अपचायक शक्ति किसे कहा जाता है, अपचायक शक्ति कौन है, अपचायक शक्ति है मित्रों NADPH2। सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा कौन है, सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा है मित्रों ATP, और ATP प्लस NADPH2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण शक्ति कहा जाता है। यह जो NADPH2 है इसके द्वारा CO2 का अपचयन किया जाता है C6H12O6 में। अर्थात जो CO2 के अपचयन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। हमेशा जो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है तो CO2 के अपचयन से किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का, और जल के प्रकाशिक अपघटन से ऑक्सीजन मुक्त होती है Mn और Cl माइनस आयनों की उपस्थिति। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं, CO2, और बदले में क्या देते हैं, O2। क्या ये जो O2 दे रहे हैं ये CO2 वाली है, नहीं मित्रों। ये जो O2 मुक्त हो रही है
ये O2 CO2 वाली नहीं है, O2 H2O वाली है। ये जल के प्रकाशिक अपघटन से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। किसके प्रकाशिक अपघटन से? जल के प्रकाशिक अपघटन से। ये लैब असिस्टेंट के लिए खतरनाक क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड के लिए क्वेश्चन। जल के प्रकाशिक अपघटन से क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। हमेशा क्या होता है? जल का प्रकाशिक अपघटन। और जल के प्रकाशिक अपघटन से क्या मुक्त होती है? O2। अब बचता है स्ट्रोमा। यहां पर जो स्वांगीकरण शक्ति बनी ATP प्लस NADPH2, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? स्ट्रोमा के द्वारा इसका उपयोग कर लिया जाता है। अर्थात विद्यार्थियों, ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया के अंतिम उत्पाद ATP प्लस NADPH2 का उपयोग किसके द्वारा कर लिया जाता है? स्ट्रोमा के द्वारा। इसके स्ट्रोमा में कौन पाया जाता है? DNA। और कौन पाया जाता है? C-terase राइबोसोम। और यहां पर CO2 गैप चेन से किसका निर्माण होता है? C6H12O6 का। अब देखिएगा, तो सबसे बाहर का स्तर कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर का स्तर क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य। इसके अंदर एक जो बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, जिसको ये इसकी विद्यार्थियों मुख्य विशेषता है पादप कोशिका की। और इसकी कोशिका झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। इसमें इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसमें वायवीय शोषण होता है, या इसे कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। और इसमें हरित लवक पाया जाता है। इस हरित लवक में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस क्रिया कहाँ होती है? हरित लवक में। और ये जो पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया नहीं जाता है। अब देखिएगा, ये इसकी कोशिका झिल्ली है, ये इसकी केंद्रक झिल्ली। इनके अंदर इस प्रकार से नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है। इस प्रकार से क्या पाई जाती है? नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है। और जो इनके अंदर मित्रों इस प्रकार से नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है, उनको अंतः परदेवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER कहा जाता है, जिसके दो प्रकार होते हैं, खुरदरी और चिकनी। इसी ER से उत्पत्ति होती है गोल्जी काय की, जो हमेशा केंद्रक झिल्ली से ये सतही अभिरंजित संरचना है। इस गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। इसी गोल्जी काय को जो पादप कोशिका में डिक्टियोसोम कहा जाता है। इसी गोल्जी काय को पादप कोशिका में क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। इस गोल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमिलियो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका। ये गोल्जी काय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करता है। शुक्राणु के ऊपर टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, इसको एक्रोसोम कहा जाता है। इस एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? गोल्जी काय से होता है। इसके अंदर पाए जाते हैं राइबोसोम। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। और ये राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करते हैं, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक बात। अब ये अंदर जो दिखाई दे रहा है सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, इसका मतलब यूकैरियोटिक कोशिका है। कौन सी कोशिका है? यूकैरियोटिक। इस केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण करता कहा जाता है। अब इसके बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। अब बात करते हैं पादप कोशिका की। इसमें बात करते तो सबसे पहले मैंने किसके बारे में बताया? कोशिका भित्ति का बता चुका हूं बहुत डिटेल से। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर सेल्यूलोज, फिर जो हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और प्लस जो पेक्टिन से बनी एक निर्जीव चीज ध्यान रखना, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी जो निर्जीव कोशिका भित्ति पाई जाती है। सबसे बाहर का स्तर कोशिका भित्ति। हरित लवक, अभी भी बताया विद्यार्थियों, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक पाया नहीं जाता है। हरित लवक में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किस हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है।
क्षारित लवण के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। रिक्तिकाएं, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पादप कोशिका में एक या दो बड़ी केंद्रीय रिक्तिकाएं पाई जाती है, जिसके कारण केंद्रक थोड़ा निष्कासित हो जाता है। इस प्रकार से बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। इस रिक्तिका की कोशिका झिल्ली कहलाती है टोनोप्लास्ट। इसके चारों जो सिंगल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, एकल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और इसके द्वारा जो पादपों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। इसके अंदर का पदार्थ कहलाता है सेल सेफ। अगला इंपॉर्टेंट जो तारक का है, ये इंपॉर्टेंट यहां ध्यान रखना आता है, पादप कोशिकाओं में तारकाय अनुपस्थित होता है, अर्थात पादप कोशिकाओं में तारकाय पाया नहीं जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में तारकाय पाया जाता है। ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें और तारकाय नहीं पाया जाता है? उस कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। अभी पढ़ा गोल्जी काय। क्या होता है? जब पादप कोशिकाओं में गोल्जिकाएं कम विकसित होते हैं, और पादप कोशिकाओं के गोल्जिकाएं को डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम। अगला आता है संचित भोजन। और विद्यार्थियों, पादप कोशिकाओं में संचित भोजन कौन होता है? मंड। या कौन होता है? स्टार्च। और इस स्टार्च या पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। स्टार्च किसका उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड। स्टार्च का निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज से। और क्या आप सभी लोग जानते हैं जब पेड़ पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं? C6H12O6 बिल्कुल करते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों के द्वारा ग्लूकोज या स्टार्च या मंड का निर्माण किया जाता है। इसलिए विद्यार्थियों, पादप क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कुछ जो बातें पढ़ी थी हमने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा? जो कोशिका के बारे में, कि जो कोशिका से किसका निर्माण? ऊतक का, ऊतक से अंग का, अंग से अंग तंत्र का, अंग तंत्र से जो शरीर का क्या होता है? विकास होता है। सबसे पहले कोशिका खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। वास्तव में कोशिका कैसी थी? जो मृत थी। और ये जो कोशिका थी नहीं, क्या थी? कोशिका भित्ति थी। सबसे पहले जीवित कोशिका खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। कोशिका का नाम क्या था? जीवाणु कोशिका। इसके अलावा ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु कोशिका के अलावा शुक्राणु, आरबीसी और प्रोटोजोआ की खोज की। पुस्तक का नाम द सीक्रेट ऑफ द नेचर। फिर आता कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिकों का नाम स्लाइडेन और श्वान। कोशिका सिद्धांत कौन से वैज्ञानिकों ने दिया था? स्लाइडेन और श्वान ने दिया था। ठीक है, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्लाइडेन और श्वान। और क्या बताया गया? चाहे कि पादप हो या जंतु हो, इनके शरीर की मूलभूत इकाई कौन होती है? कोशिका। और जो प्लांट सेल में बाहर कोशिका भित्ति होती है, एनिमल सेल में बाहर की ओर कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है, लेकिन इनका आंतरिक संगठन लगभग समानता प्रदर्शित करता है। तो वही बात कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और श्वान ने। अब यहां से थोड़ी सी चीज इंपॉर्टेंट है कि कोशिका सिद्धांत के रूप को जो परिवर्तित किस वैज्ञानिक ने किया? नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चो। और इन्होंने लिखा था विद्यार्थियों अपनी भाषा में ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या कहा था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अर्थात जो नई कोशिका का निर्माण किस सेल से होता है? जो ओल्ड कोशिका के विभाजन से नवीन कोशिका का निर्माण होता है। और कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, जिसमें आनुवंशिक गुण निहित होते हैं। ये मैंने आपको बताया कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, जिसमें गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र का भाग कौन होता है? डीएनए। और डीएनए आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने कहा था डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है? वैज्ञानिक का नाम था हर्ष और चेज। हर्ष और चेज। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक था, ग्रिफिथ। वही बात, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसमें की थी? आर्किड पादप की जड़ों में। ऐसी कौन सी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? उनका नाम प्रोकैरियोटिक कोशिका।
और इसमें आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए के कारण आनुवंशिक गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, इनमें कंटिन्यूटी पाई जाती है। अपवाद कौन है? विषाणु। क्यों है? क्योंकि विभाजन के लिए जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। यहां बताया था, मेरे रस के कमर तुम्हारा हीमोग्लोबिन बड़ा नरम, तुझको चबाया तो मजा आ गया। इनसे लड़ने के लिए कौन जाती है? WBC जाती है। और ये वायरस शरीर के अंदर जाकर कहता है कि कौन साला पंगा लेगा, किसमें इतना दम है, इस शरीर के नए डॉन बाबा वायरस हम हैं। तो ये बात किसके द्वारा की जाती है? वायरस के द्वारा। और जो वायरस और WBC के बीच में युद्ध होता है, WBC जीत जाती है तो शरीर स्वस्थ, और वायरस जीत जाता है तो जो रोगी बन जाता है। फिर आता है कोशिका सिद्धांत के अपवाद या अर्थ। प्रोकैरियोटिक कोशिका कोशिका सिद्धांत का अपवाद है क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। पहले अपवाद का नाम जीवाणु, दूसरे का नाम माइकोप्लाज्मा, तीसरे का नाम वायरस। इसी वायरस के दो भाई और हैं, एक का नाम है वायरोइड और एक का नाम है प्रियॉन्स। ठीक है। अब आती है प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें सुसंकृत केंद्रक का अभाव। तो ये सारी बातें आपको बताई हुई है, ये बहुत डिटेल से आपको सारी चीजें जिक्र करवाई हुई है। ठीक है भाई, नमस्कार मित्रों, और मिलते रहेंगे इसी तरह से। जय हिंद, जय भारत।